नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो हम बायोलॉजी में देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी का देख लिए थे, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम देखेंगे। तो आप लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, ठीक ना। तो नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा, जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करने से हमको मिलता कुछ नहीं, बस थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि और अच्छा से आपके लिए वीडियो बना पाए। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक, और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हम बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन करा चुके थे, 2-3 पार्ट। तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। बोल रहा पहला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मूत्राशय का, यूरिनरी ब्लैडर का या अमाशय का। तो आप सोचिए और मन में ही क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करिए। तो ग्रहणी जो भाग होता है ना, वो छोटी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है बाबू? छोटी आंत का। चलिए इसके बारे में हम कुछ डिफिनेशन, हर एक क्वेश्चन का हम डिफिनेशन अच्छे से कराते हैं। इस चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का एकदम बारीकी से डिफिनेशन कराया जाता है, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं किया जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन बोल रहा है, ग्रहणी जो है, ग्रहणी, गृहिणी नहीं, ग्रहणी। गृहिणी तो घर में जो औरत होते हैं उनको गृहिणी बोला जाता है। ग्रहणी ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला भाग है। ये देख रहे हैं ना आप, ड्यूडेनम छोटी आंत जो होता है उसका पहला भाग है। यह पेट के ठीक बाद आता है, पेट के बाद आता है और पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हम खाना खाते हैं वो पाचन जब होता है ना, तो उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक ना, ग्रहणी का। तो देखिए यहाँ पे ग्रहणी होता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे जहाँ पे हम पेन चला रहे हैं ना, ये वाला भाग ग्रहणी होता है, ठीक, समझ गए। ये यहाँ से तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है 1 नंबर का, तो आप लगा लीजिएगा। छोटी आंत का ग्रहणी ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला भाग है, ये ध्यान रखना है। यह पेट के ठीक बाद आता है और पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पहला ऑप्शन इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइडेज है बाबू, एमिडास नहीं, एमाइडेज है। तो देखिए ऑप्शन, चारों ऑप्शन को अच्छा से देखिए और क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, ठीक ना। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है, समझ रहे बात को। तो एमाइलेज नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, लाइपेज, हाँ लाइपेज होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाइपेज वसा पे क्रिया करता है। चलिए इसका देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है। देखिए वसा पर क्रिया करने वाला प्रमुख एंजाइम लाइपेज है। वसा पर क्रिया करने वाला प्रमुख एंजाइम क्या है? लाइपेज है। वसा पर क्रिया करने वाला प्रमुख एंजाइम लाइपेज है। यह एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। जो लाइपेज है वो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। यह एंजाइम वसा को फैटी एसिड, ध्यान रखना है, यह किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ग्लिसरॉल, जिससे शरीर के लिए उनका पाचन और अवशोषण आसान हो जाता है। लाइपेज मुख्य रूप से अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। कभी कभी इंग्लिश में ही लिखल दे देगा पेनक्रियाज, तो समझ जाइएगा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, समझ गए बाबू। और छोटी आंत में अपना कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? छोटी आंत में। यहां तक क्लियर है? चलिए एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो हम ऑप्शन टिक लगाए थे लाइपेज। अब इसका हम डिफिनेशन देखे थे
कि वसा पर क्रिया करने वाला प्रमुख एंजाइम लाइपेज है, और लाइपेज जो है वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिससे शरीर के लिए उनका पचाना और अवशोषण आसान हो जाता है। ठीक है। लाइपेज मुख्य रूप से अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। ठीक है। और छोटी आंत में अपना कार्य करता है। यहां तक क्लियर है? आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप अच्छा से एग्जाम में आएगा, उससे रिलेटेड भी है, आप टिक लगा लोगे, आपका नंबर बन जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन आप टिक लगाओ, हम तो इसका आंसर सोच रहे नहीं दें। देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रतबा में, दिनमा में, या दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? क्या रात दिन प्रकाश संश्लेषण होता है? फोटोसिंथेसिस होता है रात दिन, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? दिन में। कब होता है बाबू रे? दिन में। प्रकाश नाम है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश रहेगा तब ना संश्लेषण होगा। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। यह देखिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सूरज का प्रकाश आया तब ना, आपको अच्छा से दिख रहा होगा, सूरज का सनलाइट आया तब ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है ना, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रहा है, तो दिने में ना होगा, तो दिन में लगा दिए थे उसका टिक। देखिए दिन में, ठीक है, यहाँ लगा दिए हैं। चलिए देखिए प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे, शैवाल, कुछ शैवाल भी होता है, कुछ शैवाल, कुछ जीवाणुओं द्वारा होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन के लिए, ये जो जीवन चक्र चल रहा है इसके लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, और ये दिन में होता है। क्लियर? समझ गए आप? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन था, आप ऐसे बना देते। चलिए तो ये देख लीजिए, एक बार दिमाग में छप जाएगा आपको, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स को बोलते हैं मृतोपजीवी। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। मृतोपजीवी जो मृत चीज पे जीवित रहे, मृतोपजीवी। उदाहरण है, तो मृतोपजीवी का कौन उदाहरण है? क्या अमीबा है? अमीबा, गोबर छत्ता, ओरहुल, या अमरबेल? क्वेश्चन को जरा बढ़िया समझिएगा। मृतोपजीवी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी उदाहरण है गोबर छत्ता का। अब बोलिए गोबर छत्ता क्या होता है सर जी? गोबर छत्ता कवक को, मशरूम खाए हैं? मशरूम, अरे मशरूम मार्केट में बिकता, सब्जी होता है उसका, अच्छा लगता है खाने में, तो मशरूम को गोबर छत्ता या कवक बोलते हैं। ठीक, वो मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी वो होते हैं ना जो सरे गले, जैसे पेड़ गिर गया, कोई पेड़ है या पत्ता है वगैरह गिर गया, वो थोड़ा डिकम्पोज हो गया, सर रहा है, ठीक, तो उसी से अपना वो पोषण ले लेते हैं, मृतोपजीवी। समझ में आई बात है? चलिए तो गोबर छत्ता ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। देखिए मिटा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए आई है, कहीं कहीं कुकुर मुत्ता भी बोल देता है इसको। ठीक है, ये गोबर छत्ता है, मशरूम है, खाए होंगे, देखे होंगे बरसात के दिन में, या कहीं घरवा भी, या गोबर जहाँ पे फेंकाता है ना गांव देहात में, गांव और में देखिएगा ना कि जहाँ गोबर रहेगा ना तो बरसात के दिन में ये उग जाता है, अब बड़ा ऐसे करिएगा ना पुल पुल करेगा ये। ठीक, ये गोबर छत्ता हो गया। ठीक, ऐसा भी होता है, ये भी होता है, ठीक ना। और ये मशरूम, तो मशरूम तो अच्छा से उगाया जाता है, वो भी मतलब सारा गलत चीज़ ही रखा जाता है, जैसे घास पात हो गया, भूसा हो गया, उसमें उसको उपजाया जाता है। ठीक ना, जो हम लोग खाते हैं, जो पैकेट में बंद आता है, मार्केट में बिकता है। समझ गया? तो समझिए इसको, मृतोपजीवी सेप्रोफाइट उन जीवों को कहते हैं जो अपना भोजन सरे गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो बताए ना, जहां पे सरे गले चीज होता है ना, वहीं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों, पौधा गिर गया ना, तो
पौधा तो डेड हो गया, या फिर कोई अवशेष हो गया जानवर वगैरह का। ये मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से अवशेषों, उसका जो शरीर मरा हुआ है, गिरा हुआ जो अवशेष बचा है ना, से पोषक तत्व अवशोषित करके जीवित रहते हैं। मृतोपजीवी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, और देख लेते हैं क्या क्या मृतोपजीवी हैं। ठीक है, कवक, जिसे हम फंगी बोलते हैं, यह मृतोपजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है। खमीर, ईस्ट, मशरूम और राइजोपस जैसे कवक ये सब कवक है, मृतोपजीवी पोषण पर निर्भर करते हैं। ठीक, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया भी होता है, जैसे कई प्रकार के जीवाणु भी मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ, कुछ एक कोशिकीय सिंगल सेल प्रोटोजोआ जीव जैसे प्रोटोजोआ भी मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी जीव पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई चीज या सड़ रहा है ना, तो क्यों सड़ रहा है? वो बैक्टीरिया के कारण वो डिकम्पोज हो रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। जैसे कोई जानवर मर गया तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको बैक्टीरिया खत्म कर देता है। समझ रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। समझ रहे हो बात को? देखो, कुछ एककोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ भी मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे मृत पदार्थों को विघटित मतलब खा पी के खत्म कर देना, विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस भी मिला देते हैं। समझ रहे हो बात को? वापस विघटित मतलब खत्म, गला देना, मिट्टी में वापस मिला देते हैं, जिससे वे पौधे के लिए उपलब्ध हो सके। समझ गए? तो मृतोपजीवी जो होता है ना, वो मतलब मिट्टी में मिल जाएगा सर गल के, तो मिट्टी में थोड़ा पोषक तत्व आ जाएगा। समझ गए ना? तो मृतोपजीवी अपना भोजन जो है सरे गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? अच्छा समझ गए होंगे आप। एक बार डिफिनेशन और देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक के सब पढ़ लीजिएगा अपने से भी, या एक बार सुन भी लीजिएगा ना, तो आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक, चले आगे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, कहां पर ही होता है प्रकाश संश्लेषण? पेड़वा तो है, लेकिन होता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल में पावर हाउस बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रियम होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं, गलत। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है बाबू रे प्रकाश संश्लेषण? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। हम बताए हैं, प्रीवियस क्लास में भी बताए हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, अब फिर बता देते हैं, आपको याद हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यह आई क्लोरोप्लास्टवा है ना, ये प्लांट सेल है, ये देखिए। चलिए देख लेते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान पत्तियां होती है, पत्ते हरे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। समझ रहे हैं? पत्तियों के अंदर विशेष कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जहां यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ गए? अब देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो क्लोरोफिलवा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्टवा है ना, क्लोरोप्लास्टवा के अंदर क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक होता है। ठीक, जैसे कलम है ना, कलमा के अंदर इंक डालते हैं ना, इंक, अरे स्केच पेनमा में इंक डालते हैं ना, तो समझिए ये है क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोप्लास्ट सॉरी, यह है क्लोरोप्लास्ट, एक अंदर डाल दिए क्लोरोफिल, हो गया, बस यही तो है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक होता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ गए बात को आप? प्रक्रिया क्लोरोफिल, प्रक्रिया क्या होता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। कितना इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है।
लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, जिन्हें पतियों विषय क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ना, उस क्वेश्चन का आंसर क्लोरोप्लास्ट था। ठीक, क्लोरोफिल रहता तो उसको भी आंसर कर सकते थे। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम जो खाना खाते हैं वो कैसी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा अपचयन, रिडक्शन। दूसरा बोल रहा कॉम्बिनेशन, संयोजन। तीसरा ऑप्शन बोल रहा उपचयन और चौथा बोल रहा विस्थापन। तो इसका आंसर होगा उपचयन, ऑक्सीडेशन। समझिए कैसे, अपचयन नहीं, रिडक्शन नहीं, उपचयन। अब देखिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार और, क्वेश्चन समझिए। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है वो कैसी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन था अपचयन। अपचयन उपचयन में कंफ्यूजियाना नहीं है, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन, कम करना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी देखिए ऑक्सी है ना, एडिशन जैसा लग रहा है ना, डेशन मतलब कुछ जोड़ना, समझ रहे हो आप? तो उपचयन और अपचयन, तो इसका आंसर हम लगाए उपचयन। देखिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। भोजन का पाचन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन में ये भी दे सकता है उपचयन के जगह, ऑक्सीडेशन के जगह, ठीक है। एक ऑक्सी वही है, नाम अलग है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उदाहरण है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब हम जब भोजन करते हैं वो तो उसको मतलब जटिल से सरल में बदल देता है। मतलब खाना, रोटी खाए ना, तो रोटी का टुकड़ा कैसा होता है, मतलब बड़ा होता है, तो उसको पहले दांत से उसको चबाते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन किए ना, उसको तोड़े छोटा किए, है ना, मतलब सरल बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं, क्योंकि मेरा सेल होते हैं ना बॉडी में, और पाचन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जाएगा रास्ते से, तो उसको ब्रेक डाउन करेगा, हर एक जगह उसका ब्रेक डाउन होता है भोजन का, है ना। तो कठिन से उसको हम सरल में बनाते हैं, समझ रहे हो बात को? यह एक जटिल प्रक्रिया, इसमें कई एंजाइम की मदद से, बहुत सारा एंजाइम भी भोजन की पचने की प्रक्रिया में काम करता है, की मदद से बड़े जटिल अणुओं को सरल अणु में, जटिल अणु को किसमें, सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अपघटन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक, जैसे बड़ा यौगिक कहने का मतलब भोजन में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बसा होता है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक, जिसे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट बात मुंह में पच जाता है, उसको चबाते हैं। तो बताए थे ना कि रोटी खा के देखिएगा या छुच्छे भात खा के, छुच्छे रोटी खा के देखिएगा तो हल्का मिठूस लगेगा, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। वो मुंह में ही पचना शुरू उसका हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बसा छोटे छोटे हिस्से में टूट जाते हैं, समझ रहे हो बात को? उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। ध्यान रखो यहाँ पे जो डिफिनेशन बता रहे हैं उसको अच्छा समझो, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में रिलेटेड। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, बसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है, लाइपेज वाला में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अब देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पाचन के बाद जब ये सरल अणु जैसे ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जो हम खाना खाए वो हमारा बॉडी में लगेगा ना, तो हमारा सेल में जाएगा ही ना। देखो कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बाबू रे? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है। इसे कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलो एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था, देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन सिंपल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम ऑक्सीडेशन उपचयन लगाए, ठीक। चलिए इसका डिफिनेशन देखिए। भोजन का पचना एक अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेकडाउन होता है, मतलब जटिल से सरल की ओर जाता है। मतलब सेव खाए तो सेव का टुकड़ा थोड़ा कितना बड़ा टुकड़ा है ना, तो उसको चबा चबा के पीस के मेहन करेंगे, पेस्ट बनाएंगे ना, पेस्ट, फिर और ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। चलिए,
और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया। 4 घंटा 3 घंटा 3.5-4 घंटा भोजन रह जाता है पेट में, एक बार खा लीजिएगा तो 4 घंटा भूख लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा से बताएंगे आपको, ठीक, एकदम दिमाग में छप जाएगा सीधे। देखिए, जिसमें कई एंजाइमों की मदद से, बहुत सारे एंजाइम हमको, मतलब एंजाइम भी बता देंगे, अभी तो जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पर फोकस करिए, बता देंगे तो घौच पौच हो जाएगा ना। ऐसे एक बारी बारी से एक एक चीज को पढ़ेंगे, आराम से अच्छा समझते चलेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें कई एंजाइमों की मदद से बड़े जटिल अणु छोटे और सरल अणुओं में, इसको ध्यान रखना है, जटिल अणु छोटे और सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? इस प्रकार की अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक कहने का मतलब जिससे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं, ठीक। अब जैसे उदाहरण देखिए, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन किस में? अमीनो अम्ल में। वसा किस में टूटेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है समझिएगा इसको, आप आएगा ना लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर, मतलब वस्तुनिष्ठ में, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया देगा तो क्या लिखिएगा? पाचन के बाद जब ये सरल अणु जैसे ग्लूकोज कोशिका में पहुंचते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया में भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। वो एटीपी वाला, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो सब चीज आगे बता देंगे। अभी इसको सिर्फ इसी को समझिए, जिसका उपयोग शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ गए बात को? एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा? देखिए, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। भोजन यहाँ से मुंह में लेते हैं तो पचना शुरू होता है ना। बारी बारी से हर एक चीज के बारे में हम जानेंगे। ऐसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, मुख गुहा मतलब होता है ना कैविटी, खाली स्थान, मतलब जहाँ पे खाली स्थान हो, तो मुंह में खाली स्थान नहीं है ना, तो मुख गुहा बोलते हैं उसको, ठीक है। मुख हो गया। कल ग्रासनी, अधोजिह्वा, जीव के बारे में है, जिह्वा ग्रंथि है। इसको ये ग्रासिका, ये ग्रसनी है, ये ग्रासिका हो गया। यकृत हो गया। पिताशय यहाँ पे। अमाशय ये हो गया, ये हो अमाशय। यही है ग्रहणी, बताए थे ना अभी, ग्रहणी यहाँ पे दिख रहा है, ग्रहणी हो गया, बताए ना, छोटी आंत का भाग होता है। अग्नाशय, यहाँ पे अग्नाशय हो गया। ये अमाशय है और ये अग्नाशय है, ठीक है। अग्र क्षुद्रांत, यहाँ पे अग्र, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश थोड़ा आसान लगता है, हिंदी थोड़ा लगेगा। अग्र क्षुद्रांत, ठीक है। अनुप्रस्थ बृहदंत्र, बड़ी आंत, देखिए ये सब है। ये छोटी आंत हो गया, ये बड़ी आंत है ना। ये मलाशय, ये गुद्दा, ये सब हो जाता है। तो इसके बारे में बारी बारी से सब समझा देंगे, ठीक है। चलिए, अभी जो पढ़ रहे हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, कितने दांत होते हैं? दांत गिने हैं कभी अपने मुंह में? एक वयस्क के शरीर में, छोटकिनिया के नहीं, दूध के दांत नहीं, वो 20 ही होते हैं दूध के दांत। ये बोल रहा है ना वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। सब एक 32 नहीं रहता है, बुद्धि वाला दांत बाद में आता है। चलिए, 32 दांत। कितने दांत? 32। याद रहेगा? 32 दांत। चलिए दांत के बारे में जान लेते हैं। दांत के बारे में क्लास ले लेंगे, बढ़िया से बता देंगे। केनाइन होता है, इंसीजर होता है, प्रीमोलर, मोलर होता है। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कहाँ पे होता है इसके बारे में अच्छा समझा दें। अरे देखो, केनाइन जो होता है ना, वो थोड़ा केनाइन लंबा होता है। वो जो मांसाहारी जीव होते हैं ना, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, उसका केनिनमा जो दत्वा है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है। भूतबों को दिखाता है तो केनाइन दांत जरी बड़ा कर देगा तो भूत बना देता है, उसको भूतनी बना देता है, ठीक है। तो इसके 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। प्रीमोलर या मोलर, ये याद करने के लिए हम बताएं
इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, देखिए 32 दांत होता है, 16 नीचे 16 ऊपर, गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं, इंसीजर कितने हैं और केनाइन कितने हैं। देखो एक सेट ले लेते हैं और उसको दुगना कर देंगे। ठीक है, तो दांत के नाम याद हो गया, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। मोलर और प्रीमोलर, समझ गए। इंसीजर एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इंसीजर, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, केनाइन देख रहे हैं नुकीला है, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, अगुआ वाला दांतवा दिख रहा है आपको, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। इसे देखिए 2 भाग में बांट दिए। मोलर 3 गो हो जाता है, चौवा अंदर वाला खनमा को पीस देता है। ठीक, अब बुद्धि वाला दांत लास्ट में आता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब। अब देखिए 3 सेट हो गया, 3 दांत यहाँ हो गया मोलर। अब यहाँ पे देखिए 2 दांत ये है प्रीमोलर का, किसका बाबू रे, प्रीमोलर का। केनाइन बताए थे जा होता है, ये से थोड़ा नुकीला, केनाइन हो गया ये एक, और इंसीजर हो गया 2। ठीक, तो कितने हो गए, 3, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए, और ये 1 हो गया, और ये 2। तो 3 2 5 1 6 1 7, 7 हुआ, 5 6 2 8 ना हुआ, 3 2 5 1 6 2 8, 8 इधर 8 इधर 16। फिर से समझो, 3 गो मोलरबा हुआ ना, 2 गो प्री मोलरबा हुआ, 1 गो केनाइन हुआ, और 2 गो इंसीजर हुआ। इंसीजर इसे काटते हैं ना, सेव लिया काटे, तो इंसीजर से काटे, केनाइन चीरने फाड़ने का काम करता है, समझ गए। मोलर तोड़ने का काम, और ये पीसने का काम, ब्रेक डाउन करने, ये भी पीसता है, ये भी पीस देता है, चबाते हैं, जैसे करके भुंजा उंजा खाते हैं तो चबाते हैं ना, इसी से। तो इसको हम 2 भाग में बांट दिए, और जितना ये उतना इधर इधर, और फिर जितना इसमें उतना नीचे। क्लियर, समझ गए। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। मोलर यहाँ 3 देख रहे हैं, ये हो गया मोलर, ये हो गया प्रीमोलर 2 गो, इसको 2 भाग में बांट दिए बउआ, इसको 2 भाग में तोड़ दिए। ठीक, ये हो गया मोलर, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया केनाइन। केनाइन बताए ना, कुत्ता में शेर में थोड़ा बड़ा होता है केनाइन। और ये हो गया जो ऐसे काटते हैं, ये हो गया 2 इंसीजर। तो 2 यहाँ 2 1 केनाइन, तो 1 से यहाँ 1 नीचे में आ जाएगा, 2 केनाइन, ये 4, 2 इधर 4 हुआ ना, और फिर इधर भी हो जाएगा, तो 16 दांत कने चल गया, आगे चल गया। तो 16 दांत नीचे 16 दांत ऊपर, 32 दांत। ये कंप्लीट हो गया, आपको अच्छा से याद हो गया ना, कंसेप्ट करा दिया ना दांत वाला, भूलिएगा नहीं ना, याद रखिएगा। ठीक, 4 प्रकार के दांतें होता है, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ये तो आप अपने से बता दीजिएगा। हरा, नीला, लाल, सफेद। हरा कैसा होता है बाबू रे, हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा, हरियर ना होता है। देखिए क्लोरोफिल जो है वर्णक का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्लियर। यह पत्तियों और पौधों के अन्य हरे भागों में पाए जाने वाला पिगमेंट है। क्या है, पिगमेंट, वर्णक पिगमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और इसी वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पतवा जो है ना, पतवा हरियर दिखता है ना, उसी क्लोरोफिल का कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यह है पत्ता है, पत्ता के अंदर ये सेल है, सेल, इस सेल में यह देखिए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिलवा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। कवक, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आप 1-2 क्वेश्चन को बढ़िया से डिटेलिंग देख लीजिएगा ना,
तो ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना। देखिए कवक के बारे में यहाँ भी है, मतलब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन हम उसी को लिए हैं। तो पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना आपको ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए कवक यहाँ पे आया, कवक के बारे में प्रीवियस कुछ पिछले क्वेश्चन में भी बताया है ना, तो आप वहाँ वो वाला अच्छा से देखोगे तो यहाँ पे टिक लगा लोगे आप। समझ रहे हो बात को। देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतोपजीवी, संभोजी, सपोषी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कवक में मृतोपजीवी, क्या बाबू रे? मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, मृतोपजीवी विधि पाई जाती है। समझ रहे हो? देख पोषण, ये कवक जो है, कवक मृत सड़ा गला चीज जो होता है ना, उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक, चलिए देखिए इसका, देखिए आई कवक है, गोबर छत्ता, छत्ता है ना ऊपर छतरी जैसा, देख रहे हैं, देखिए ये भी कवक है। मशरूम, मशरूम खाए होंगे आप लोग। कवक में पोषण की मुख्य विधि मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक है। इस विधि में कवक अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, डेड एंड डिकेइंग, डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब डिके मतलब सड़ना, सड़ा हुआ, ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। वे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों पर उग जाते हैं, अवशेषों पर उगते हैं और उन्हें विघटित करके पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। पोषण की अन्य विधियां, पोषण की और भी विधि है। ये तो हो गया मृतोपजीवी वाला, कवकवा वाला, लेकिन कुछ और अन्य विधि के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अन्य विधि क्या कर रहा है, देखिए समझिएगा। परजीवी, पारासाइट, पारासाइट के बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ कुछ समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है। कुछ कवक जीवित जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अक्सर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि पौधों में लगने वाला फफूंदी। खाना पर देखते हैं, रोटियां रख दीजिएगा, अभी बरसात के मौसम है, 2-3 दिन हो जाएगा तो उजला उजला, या ब्रेड पे या सेव सड़ा रहे उसको छोड़ दीजिए, या केला पे उजला उजला फफूंदी लग जाता है ना। चलिए दूसरे जीवित, जैसे कुछ कवक जीवित जीवों पर निर्भर रहकर, पैरासाइट किसे कहते हैं? जो दूसरे जीव पे निर्भर रहे, जीवित जीव पे, मरा हुआ पे तो हो जाएगा सेप्रोफाइटिक। समझ गए? जीवित जीव पे। देखिए कुछ कवक जीवित जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अक्सर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसा कि पौधों में लगने वाला फफूंदी। अब देखिए सहजीवी, कुछ पेड़ में भी, गेहूं में, मकई में, राय में बीमारी, आलू में बीमारी हो जाता है ना, कवक कुछ बताएंगे उसके बारे में, कवक वो कारण, वो मतलब परजीविया कारण। ठीक, देखिए सहजीवी, सिम्बायोटिक, कुछ कवक अन्य जीवों के साथ सहजीवन में रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। यह जहां कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे देखो सहजीवी जो है ना, एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशन में रहता है, जितना हम तुम पे निर्भर, तुम हम पे निर्भर। समझ गए? मतलब कुछ हम दे रहे हैं, कुछ वो दे रहा है, तो ये ठीक है, ये अच्छा है। समझिए बात को। रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कवक पानी और खनिज प्रदान प्राप्त करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। समझिए इसको सहजीवी। फिर से सहजीवी आपको समझना है, समझ रहे हो? देखो तो फिर पेन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो इसको, सहजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी तो बता दिए हम, मृतोपजीवी तो समझ गए होंगे ना आप। हम यहाँ पे समझ रहे हैं परजीवी और सहजीवी, सिम्बायोटिक। तो सहजीवी जो है, कुछ कवक अन्य जीवों के साथ सहजीवन में रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन, जहां कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कवक पानी और खनिज प्रदान करता है, वो चीज दे रहा है, वो दूसरा चीज दे रहा है, और दोनों साथ रह रहा है, तो वो हो गया सहजीवी। जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, तो दोनों का सहजीवन हो गया ना।
देख रहे हो, सिम्बायोटिक। और इसमें क्या है, परजीवी में क्या है, पैरासाइटिक में हम तुरा कुछ नहीं देंगे लेकिन हम तुरा से लेंगे, हम तुम पे आराम से परल है, तुम कमा कमा के खिला रहे हो हमको, ये हो गया परजीवी। किसी दूसरे का ले लेना, जैसे लीच, जोंक, अभी बरसात का मौसम है, जोकवा निकलेगा, परजीवी है, वो खून चूस लेता है जानवर का, आदमी में लग जाएगा, अब पता नहीं चलेगा, वो थरथरा देता है, वहां पे केमिकल गिराएगा, थरथर हो जाएगा, खून में चूसते रहेगा। समझ रहे हो ना आप? अमरबेल का पौधा, ठीक, तो वो सब आगे बता देंगे। क्लियर हो गया? ये देखो, ये तो है इसका कवक है ना, ये मृतोपजीवी वाला उदाहरण है, कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है पीतरस कहां से स्रावित होता है? पीतरस कहां से स्रावित होता है? पीतरस, ऑप्शन ए यकृत, यकृत से, मुखगुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से। इसका आंसर हो जाएगा यकृत से। कहां से बाबू रे? यकृत से। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, समझिएगा इसको। यह है यकृत, ध्यान से देख लो। पीतरस, जिसे हम बाइल जूस भी बोलते हैं, पीतरस बाइल जूस यकृत, लीवर से, यही लीवर है ये, यकृत से स्रावित होता है। यकृत लगातार पीतरस का उत्पादन करता है, जिसे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में स्रावित किया जाता है और गाढ़ा किया जाता है। जब भोजन, विशेष रूप से वसायुक्त भोजन, छोटी आंत में पहुंचता है तो पित्ताशय सिकुड़ जाता है और पीतरस को छोटी आंत में छोड़ देता है। तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है पीतरस? यकृत से, याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? भूलिएगा ना। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पीतरस कहां से स्रावित होता है? पीतरस कहां से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन देख के कंफ्यूजन नहीं होना है, पीतरस यकृत से, याद रहेगा। चलिए डिफिनेशन फिर से समझिए। ये हो गया यकृत का फिगर, दिमाग में छप जाएगा आपको। फिगर दिखा रहे हैं यकृत से। पीतरस कहां स्रावित होता है? यकृत से। पीतरस, जिसे हम बाइल जूस, इंग्लिश में बाइल जूस बोलते हैं, संतरा वाला जूस नहीं रे, यकृत लीवर से स्रावित होता है। यकृत लगातार पीतरस का उत्पादन करता है, जिसे पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है और गाढ़ा किया जाता है। जब भोजन, विशेष रूप से वसायुक्त, मतलब ढेर सारा छानल खाना, छानल खाता है ना, वसायुक्त भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो पित्ताशय सिकुड़ता है और पीतरस को छोटी आंत में छोड़ देता है। क्लियर है यहां तक? समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता बताइए, बताया हुआ कई बार क्वेश्चन आया है, 3-4 बार हो गया ना। देखिए एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। ये सब कुछ क्वेश्चन कुछ है, नंबर आपका रखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृतोपजीवी है, एक परजीवी है, या स्वपोषी है, या एक शैवाल है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है एक मृतोपजीवी, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है मतलब बी एक परजीवी, ऑप्शन 3 बोल रहा है एक स्वपोषी, एक शैवाल। शैवाल यहां पर रहेगा, एक शैवाल, शैवाल, ठीक है। तो क्या है? तो गोबर छत्ता, कवक क्या है? एक मृतोपजीवी है ना। चलिए डिफिनेशन देख लिया जाए। देखिए आई गोबर छत्ता, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता मतलब मशरूम, मशरूम खाते हैं, सब्जी बनता है, एक प्रकार का कवक है। मशरूम क्या है रे बाबू? गोबर छत्ता एक प्रकार का कवक। यह न तो पौधा है और ना ही जानवर। ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना, देखिए कवक, थोड़ा सा बड़ा फिगर ले लेते हैं। देखिए कवक का, इंटरनेट नहीं है क्या? इंटरनेट लेना पड़ेगा। चलिए ले लिए, ये नहीं, ये देखते हैं। देखिए कवक, थोड़ा सा धुंधला फिगर, हम थोड़ा अच्छा फिगर दिखाते हैं। कवक, मशरूम ही ले लेते हैं, MUS।
क्या है ना, ई वाला मशरूम खाए होंगे, देखिए ई वाला है ना, यही वाला ना खाए होंगे जी, खुले दीजिए। ई वाला मशरूम बिकता है मार्केट में, एक सब्जियां बनता है, बड़ी बढ़िया लगता है खाए में, समझे। चलिए इसको ले लेते हैं, इसको भी समझा देंगे, ठीक ना। अब एक और फिगर ले लेते हैं, एगो ले लेते हैं इसको, बड़ा सुंदर लग रहा है, या ले लेते हैं, किसको ले लें, ये ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। देखिए इसको, देखिए समझिएगा, खुल गया। तुम इधर आ जाओ, तुम आओ इधर, आ गया, चलो कट जाओ। देखो बाबू, बड़ा फिगर आ गया जी, छोटा को देख लिए फिगर आप, देखो यही है गोबर छत्ता मशरूम। और वो बोला जो मशरूम दिखा है वो खाते हैं, समझ गए। ये पुल पुल करेगा थोड़ा, ये जो है ना इसका, ये देखो ये दिख रहा है, देखिए इसको हम और छोटा कर देते हैं, कहाँ गए हैं, देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जरा, हाँ उसको भी दिखाना है ना। चलो इधर आओ तुम, देखो दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ तुम, बड़े ज़्यादा हो गया है, देख लिए। और ये मशरूम को हम खाते हैं, थोड़ा ये कड़ा होता है, ठीक। चलिए अब फिगर देख लिए, अब इसके बारे में समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। मशरूम ले लिए हैं, देखिए मशरूम गोबर छत्ता एक प्रकार का, ओह तुम भी हिल गया, अच्छा तुम यहीं रहो, तुम इधर आओ, तुम यहाँ पे आओ, सेव हो जाओ यार, ओके। हाँ देखो क्या है ना बाबू, छोटा का है हो रहा है, देखो देखो यहाँ पे गोबर छत्ता मशरूम एक प्रकार का कवक है, यह ना तो पौधा है और ना ही जानवर, या ना ही पौधा में आता है कवक, और ना ही ये जानवर है, क्लियर। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए यह दूसरे जीवों पर या सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है। गोबर छत्ता अक्सर मृतोपजीवी होता है, जिसका अर्थ यह है कि अपना भोजन मृत और विघटित हो रहे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, इसी कारण यह अक्सर गोबर लकड़ी या सड़े हुए टुकड़ों पर यह उग जाता है। क्लियर, यहां तक समझ गए। तो यही था, तो इतना क्वेश्चन हम करा दिए हैं, और आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आपको क्वेश्चन पसंद आएगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब शेयर करिए, और आप भी इसको अच्छा से मन लगा कर पढ़ाई करिए, और एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जाते के साथ आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।